आज दुनिया भर के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज सबकी निगाहें टिकी है दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। आज शाम 7 बजे दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। ग्रीनलैंड संकट और यूएस यूरोप के में गहराते टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप किसी भी हालात में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने यूरोपीय देशों और नाटो को धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर उनकी बात नहीं मानने वाले सहयोगी देशों पर टैरिफ थोपने की धमकी दी है। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप ने ग्रीनलैंड पॉलिसी और टैरिफ की धमकी का जोरदार विरोध किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि देशों के रिश्ते एक दूसरे के सम्मान से चलते हैं। धमकी या किसी तरह के बुलिंग करने को मैक्रोन ने गलत बताया है। ईरान के मसले पर भी ट्रंप के बयान पर नजर रहेगी। वहीं दावोस जाने से पहले ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. बढ़ते अगली खबर की ओर। बाजार में आज रुपए ने दबाव बनाया। डॉलर के मुकाबले रुपए अपने अब तक के सबसे निचले स्तर तक लुढ़क गया। आरबीआई के दखल के बावजूद रुपए में गिरावट बढ़ी है। क्यों गिर रहा है रुपया, पूरी डिटेल्स बता रही है हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश। लार्ज सिंगल डे फॉल है, 0.8% फॉल। ये पिछले बार हुआ था नवंबर 21 को, जब ट्रेड सिग्नेचर होने वाला था और नहीं हुआ। और फिर मई में भी ऐसे सिंगल डे फॉल हमें देखने को मिला 0.8% का। ये कुछ नया कारण नहीं है, बस फॉरेनर्स बेचे जा रहे हैं। आप देख रहे हो 2026 के इनॉग्रेशन से ही हर दिन 4,000-3,000 करोड़ तो बेच ही रहे हैं। वो कुछ $500 मिलियन होता है। अभी लास्ट 24 आवर्स में सारे ही मार्केट्स गिरे हैं, ये ट्रंप और ग्रीनलैंड के रीज़न को देखकर। तो ऑलरेडी वीक एसेट, ऑलरेडी बेरिश एसेट, वीक नहीं कहूँगी, बेरिश एसेट पे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर एक छोटे छोटे कारण तो होते ही है। ये जो हम कहते हैं 1 मंथ अगो स्वॉप्स जो एनडीएफ मार्केट में आरबीआई एंटर करता है, उसके दैट लीव्स अ लॉट ऑफ बैंक्स शॉर्ट ऑन डॉलर्स। वो जब मच्योर होता है वो बैंक्स खरीदने आते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया था। अगर 1 मंथ को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आरबीआई ने एंटर किया तो वो प्रेशर भी आज देखने को मिला। स्टॉक मार्केट तो गिर ही रहा था, तो इसलिए रीजंस तो बहुत हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हमेशा ये फॉल को नेगेटिव रूप में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रुपी फॉल इज ऑल्सो द सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंडियन कंपनी के अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। जब आप एसआरएफ की बात कर रहे हैं, उनको भी फॉरेन कंपटीशन का, चाइनीज़ केमिकल्स कंपटीशन होता है। और चाइनीज़ रेनमिनबी के ज़रिए इंडियन रुपी हैज़ फॉलन 12% ईयर ऑन ईयर। डॉलर के मुकाबले इट्स ओनली 5.5%। तो ये एक तरफ से राहत है इंडियन कंपनीज के लिए। प्रॉब्लम ये होता है जब सडन शार्प फॉल्स इन अ शॉर्ट टाइम होता है, तब वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स बेचने नहीं आएंगे और अच्छा दाम मिल सकता है। इंपोर्टर्स जल्दी से खरीदने आएंगे कि कहीं उनका हेजेस और महंगे हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स भी आने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको देखना होगा कि और सस्ते में आते ही वो नुकसान देखना नहीं चाहेंगे ना। तो अभी सबका जड़ क्या है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर अर्निंग सीजन अच्छा डबल डिजिट में चला होता तो हमें ये शायद देखने को नहीं मिलता। अभी हमको ग्रोथ के लिए ही प्रे करना चाहिए। ग्रोथ इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो रुपए की गिरावट का असर बाजार पर भी दिखा है। शुरुआत में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में बाजार सुधर कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिकवाली हावी रही। आज कैसे रहा है बाजार में कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, लगातार तीसरा दिन है मार्केट में गिरावट का। निफ्टी अगर आप देखें तो ज़रूर आपको थोड़ा सा ऑफलोज नज़र आएगा, लेकिन खास बात है कि अभी भी स्टॉक्स पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर रहे हैं। चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें या फिर माइक्रो कैप, यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अभी तक वही कारण निकल कर आ रहे हैं कि दरअसल आप देखें तो अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार से अनसर्टिनिटी चल रही है, मार्केट्स पर इम्पैक्ट आपको साफ नज़र आ रहा है। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत साफ है मार्केट पर। आप देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर इंटरनल्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टॉक में इतनी गिरावट के बावजूद बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली।
मार्केट को आउट परफॉर्म किया इसने। JNK बैंक यहाँ पर भी तेजी रही, SRF इसके नतीजे कल मार्केट के दौरान आगे थे, लेकिन आज यहाँ पर फॉलोअप एक्शन देखने को मिला, गिरावट यहाँ पर नजर आई। और विक्रम सोलार स्टॉक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिरते मार्केट्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे MRPL है, इटर्नल है, KPR मिल्स, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स नजर आए। IT स्टॉक्स में एकाएक गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे थे टेक महिंद्रा के, लेकिन इसमें तेजी टिक नहीं पाई, गिरावट यहाँ पर आई। परसिस्टेंट सिस्टम है, साइंट, यहाँ पर एक कट देखने को मिला, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तो कल्याण ज्वेलर्स है, ये जब मार्केट अच्छा कर रहा था तभी भी परफॉर्म नहीं किया, आज देखें तो एक खबरों के बीच बड़ी गिरावट। डिक्सन टेक लगातार नोज डाइव कर रहा है, UPL में लगातार दूसरा दिन बड़ी गिरावट का, और साथ में पेटीएम यहाँ पर भी देखें तो दिन के दौरान बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया। 2026 अभी तक शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा है। शुरुआती साल के शुरुआत में बाजार सिर्फ गिर रहा है। इस साल सिर्फ 13 ट्रेडिंग सत्र निकले हैं, लेकिन निवेशकों की हालत खराब है। अभी तक कैसे रही है बाजार की चाल, बता रहे हैं मेरे सहयोगी सुदर्शन कुमार। सिर्फ अभी 13 ट्रेडिंग डेज में, और ऐसा लग रहा है कि कम से कम आधा साल बीत गया होगा जिस तरीके का मार्केट का फॉल देखने को मिला है लास्ट कुछ एक दिनों में। और अगर जो बात करें इस 13 ट्रेडिंग सेशंस में, हम निफ्टी का जो फॉल है ऑलमोस्ट 4% है, और ये बिग जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ये हम पहली बार इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में, जो कि 2016 के बाद पहली बार है। और कंटिन्यूसली ये थर्ड ईयर है जहां पे हम नेगेटिव स्टार्ट किए हैं, सिर्फ अगर जो 13 सेशंस की बात करें। और फॉल के कारण क्या हुआ, BSE लिस्टेड कंपनीज ने अपना मार्केट कैप जो इरेज किया है वो है मोर देन ₹25 लाख करोड़। अब आते हैं फॉल देखते हैं सम ऑफ द मेजर इंडिसेस के। पहला, निफ्टी में 4% की गिरावट देखने को मिला है। सिमिलरली सेंसेक्स में 4.4% का गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया, जहां पे 1.6% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन जो मेजर पेन देखा गया है वो है ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप इंडेक्स में 6% का गिरावट देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 7% का गिरावट देखने को मिला है। तो टॉप मिड कैप लूजर्स क्या हैं, तो अगर जो आप देखेंगे टोटल 50 निफ्टी स्टॉक्स में 33 निफ्टी स्टॉक्स में लास्ट 13 डेज में नेगेटिव रिटर्न्स दिए। उसमें से 6 स्टॉक्स का जो फॉल का रेंज है वो है 10 to 19%। 17 स्टॉक्स का फॉल का जो रेंज है वो है 4 to 9%। टॉप निफ्टी लूजर्स कौन कौन से हैं? ITC 19% गिरावट देखने को मिला, ट्रेंड 13%, रिलायंस 12%, जियो फिनांस 10%, अदानी एंटरप्राइजेस 10%। तो 2025 तो खराब था, लगा था कि 2026 अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत खराब ही रहा है। अगर जो आप 2025 और लास्ट 1 ईयर की बात करें, इंडियन मार्केट बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर जो डॉलर टर्म में अगर जो रिटर्न्स देखेंगे, इसने रिटर्न दिया है सिर्फ 3%। अगर जो कंपेयर कीजिए दूसरे मार्केट से, S&P 500 12% ऊपर, डैक्स 32%, कैक 17%, निकेई 33%, हैंगसेंग 31%। तो आगे क्या? तो अगले कुछ एक दिनों में एक ही चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्या कमेंट्री मिलता है सिर्फ एक पर्सन से, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। तो साल 2026 शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। निफ्टी शेयरों की हालत खराब रही तो मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली हावी रही। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, टेक्निकल आधार पर अगर बाजार को मैप करने की बात करें तो बताइए बाजार की सेहत कितनी खराब है? बाजार में अगर आप देखें तो गिरावट का बड़ा बुरा हाल देखने को मिल रहा है। जहां देखो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन ही नजर आएंगे। अभी 13 दिनों का एनालिसिस हमने सुना, लेकिन 21 दिन हुआ, आज 21वीं तारीख है। इसमें अगर आप देखें तो मार्केट का बुरा हाल है। सिर्फ निफ्टी को ही देखें तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा साफ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और कितने पोर्टफोलियो ऐसे हो चुके हैं जिनमें आधे मतलब ऑलमोस्ट मैसिव मेजर लॉसेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब पूरी पिक्चर को विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले आप देखें निफ्टी 50 यहाँ पर क्या हालचाल देखने को मिल रहा है। और मूविंग एवरेजेस के लिहाज से आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब निफ्टी 50 के करीब करीब 27 शेयर यानी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने 200 SMA के नीचे चल रहे हैं और 100 SMA के नीचे 31 हैं, 50 SMA के नीचे 33 हैं। यानी मेजरली अगर आप देखें तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन नजर आएंगे।
लेकिन निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर सूचकांक है, इसके लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वीकनेस आपको काफ़ी ज़्यादा साफ नजर आती है। इनफैक्ट यहाँ पर तस्वीर थोड़ी सी और बिगड़ जाती है क्योंकि छोटे स्टॉक्स हैं, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है निफ्टी 500 में। अब आप देखिए 80% निफ्टी 500 के स्टॉक्स 100 SMA के नीचे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 SMA के नीचे चल रहे हैं, 71% ऐसे हैं जो अपने 200 SMA के नीचे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल अगर आपको देखना है ना तो इसकी कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। स्मॉल कैप मिड कैप हम लगातार देखते हैं, लेकिन माइक्रो कैप यहाँ तो आप देखें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको नजर आएगी। 87% स्टॉक्स यानी जो माइक्रो कैप 250 का इंडेक्स है इसमें 218 शेयर ऐसे हैं जो 200 DMA के नीचे चल रहे हैं, 228 ऐसे हैं जो 100 SMA के नीचे चल रहे हैं और 250 में से जो अपने 50 DMA के नीचे चल रहे हैं। यानी चारों तरफ ब्रेकडाउन आपको नजर आएंगे। कुछ स्टॉक्स क्विकली मैं आपके सामने रख देता हूं, हालांकि सुदर्शन ने आपके सामने बता दिया, लेकिन ITC अगर आप देखें तो अब तक 20% की गिरावट है। ट्रेंड लगातार गिरावट दिखा रहा है। विप्रो नीचे चल रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो बहुत सारे लिक्विड नाम भी, उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप कोहांस को देखिए। तेजस नेटवर्क एक समय की बढ़िया थीम थी, अभी सिर्फ 21 दिन हुए 27% टूट चुका है। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स इसमें भी देखें तो तकरीबन 25% की बड़ी गिरावट नजर आई है। अब आपको बता दें, सरकार ने वाईफाई और दूसरे नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने 6 गीगावाट स्पेक्ट्रम बैंड को लाइसेंस की शर्तों से बाहर कर दिया है। डिटेल्स के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। असीम, डी लाइसेंसिंग पर क्या फैसला हुआ है और इसका आम उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब बनता है? देखिए, सरकार 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस करने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी। मई में इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया था और उसके बाद सभी से कंसल्टेशन किया और आज सरकार ने फाइनली इसको नोटिफाइड डी लाइसेंस कर दिया है। तो इससे क्या फायदा होगा? कोई भी व्यक्ति जिस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल बिना किसी लाइसेंस के कर पाएगा। तो आज इससे सबसे पहले तो जो उपभोक्ता है उसको फायदा होगा। वाईफाई 7 जो है उसको मिलने की शुरुआत हो जाएगी। वाईफाई 7 के नए इक्विपमेंट्स वो बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो आपके वाईफाई की स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, 2 गुनी से 4 गुनी आपकी स्पीड हो सकती है। ऑडियो रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जो आने वाले दिनों की चीजें हैं उनमें भी अब इक्विपमेंट आसानी से काम कर सकेंगे, उनकी भी स्पीड बढ़ेगी। और जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है उसको भी इसका फायदा होगा। वो नए नए उपकरण इसके ऊपर इस वाईफाई स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल कर करके बना सकेंगे और उपभोक्ता उसको भी इसका फायदा होने वाला है। उपभोक्ता के लिए नई नई टेक्नोलॉजी इस बैंड के जरिए उनको देखने को मिलेगी। जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगर आप फ्लाइट के जरिए अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो जल्दी टिकट बुक करा ले तो अच्छा रहेगा। दरअसल सरकार ने इंडिगो संकट के बाद हवाई किराए पर कैपिंग लगा दी थी, जिसे अब जल्दी हटाया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, हवाई किराए पर कैपिंग कब तक हट सकती है, क्या है पूरी खबर? जी, एयरफेयर कैप इंडिगो संकट के बिल्कुल पीक पर लिया गया था, जब बाज़ार में जो कैपेसिटी है फ़्लाइट्स की वो काफ़ी कम हो चुकी थी। कई सारी जो एयरलाइंस हैं वो आसमान छूते किराए दे रही थी। उस वक्त सरकार ने एक सीमा तय की थी कि एक डिस्टेंस के आधार पर एक एयरफेयर कैप होगा, जिसे आगे लागू किया गया। और उसका जो मुख्य मकसद था कि जब तक कैपेसिटी बाज़ार में दोबारा से नहीं आ जाती है तब तक जो एयरलाइंस हैं वो एक सीमा से ज़्यादा किराए जो है वो ना बढ़ाएँ और साथ ही जो बाकी एयरलाइंस हैं वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का सहारा ना ले। लेकिन अब सरकार को लगता है कि बाजार में कैपेसिटी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी है, चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य हैं और नए साल और फेस्टिव सीजन में जैसे हमने देखा कि चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहीं, तो अब सरकार इस एयरफेयर कैप को हटाने की तैयारी में है। इसको लेकर रिव्यू मीटिंग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में हो रही है और अगले कुछ दिनों में इसको लेकर फैसला किया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि जो एयरफेयर है वो डीरेगुलेटेड ही फिलहाल रहना चाहिए और इसलिए बहुत जल्दी इसको लेकर एक फैसला किया जाएगा। और हालांकि साथ ही अचानक से फेयर कैप को हटाने के बाद किराए ना बढ़ जाएं, इसके लिए तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्हें हर 15 दिन में एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में कि वो जो है उनके हवाई किराए किस तरीके से रहे हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि वो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, अगर किसी सेक्टर में या किसी रूट में हवाई किराए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। आपका बच्चा और आपके माता पिता अब आपके यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी लिमिट आप तय कर सकते हैं। एनपीसीआई ने अपने यूपीआई ऐप भीम में फैमिली मोड की सुविधा लॉन्च की है। भीम ऐप की एमडी एंड और सीईओ ललिता नटराज से बातचीत की है आलोक प्रियदर्शी ने। ये फैमिली फीचर है।
आप आपके फैमिली की जो एक्सपेंस है उसको टैग करके एक जगह पे इकट्ठा करके आप उसका हिसाब कर सकते हो। तीसरी फीचर यह है कि यूपीएस सर्कल है। यूपीएस सर्कल एक बहुत ही बढ़िया फीचर है सर, जो आप अपने एल्डरली लोगों को अपने फैमिली में या यंग चिल्ड्रन को दे सकते हैं। एक लिमिट लगा के दे सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट 15,000 है। मान लीजिए मैं मेरे डैडी को देता हूँ या मम्मी को दे रही हूँ, उनको मैं 15,000 तक लिमिट दे सकती हूँ और वो अपने ऐप से पेमेंट कर सकते हैं जो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। तो वो मैं उसको अपने यूपीआई सर्कल में ऐड कर सकती हूँ। तो ये सिमिलर चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए भी कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसी फीचर है जो असिस्टेंट यूजर्स जो बोलते हैं ना, करना भी नहीं है, करना है कि नहीं करना है करके सोच रहे हैं, उनको आगे ले आने में बहुत काम आएंगे और कम हो जाएगी और उनके माइंड में जो एप्रीहेंशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो अपना यूपीआई भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। ये बहुत ही अच्छी फीचर है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और अच्छा चल रहा है। बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर का देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। एक्सपोर्ट में भी एमएसएमई की अहम भूमिका है। ऐसे में बजट से इस सेक्टर की क्या है मांग, साणंद के उद्योग जगत से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। साणंद का उद्योग जगत इस वक्त हमारे साथ है। अजित भाई, वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे? वित्त मंत्री से हम चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज को क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाया जाए और क्लस्टर में जो भी सुविधाएं जरूरत है इंडस्ट्रीज को, वो उसमें सरकार कोई बढ़ावा दे, कोई सब्सिडी दे, ताकि वो इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट है वो कम दाम में बने और कॉम्प्लाइसेस भी कम हो सके। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट समय टाइम पे नहीं मिलना, क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट टेंडर वगैरह में 45 डेज में पेमेंट नहीं मिलता है अभी तक भी। और भी प्रतिक्रिया लेते हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार से? ये जो नया बजट आ रहा है इसके अंदर वित्त मंत्री से हम चाहते हैं कि जो CLCSS की गवर्नमेंट की सब्सिडी की जो स्कीम है वो 15 लाख रुपीस की कैपिटल सब्सिडी 15-20 साल से वही चल रही है। अब कॉस्ट बढ़ रही है इंडस्ट्रीज लगाने की, तो वो 15 लाख की सब्सिडी को कम से कम मिनिमम 50 लाख की करनी चाहिए। ये तो 15 लाख में से कुछ होने वाला नहीं सब्सिडी में, तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे के CLCSS को 50 लाख की सब्सिडी तक कर दे। आज जब पूरी इंडस्ट्री 4.0 में चल रही है और आ रही है, तब AI की बहुत जरूरत है और साणंद उसका इंडिया में पूरा हब है। तो उसके लिए AI डेवलपमेंट के लिए उसकी टेक्नोलॉजी, R&D, उसका जो फैकल्टी है वो सब की जरूरत है। तो वो फील्ड में डेवलपमेंट ज्यादा हुए तो अच्छा है। आप क्या कहेंगे? साणंद GIDC के अंदर सरकार की मदद से काफी सारी इंडस्ट्री हर महीने आ रही है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट काफी कुछ जनरेट हो रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ऐसी है कि टेक्निकल जो हम लोग फोकस करना चाहते हैं आउटपुट और क्वालिटी पे, उसके लिए मैन पावर की समस्या अगर कम हो जाए, उसके लिए एक ऐसा सजेशन है कि ITI जो कॉलेजेस है, अगर उसका जो प्रोग्राम है जो सिर्फ साल में एक बार ही रिलीज करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, अगर वो स्टूडेंट को किसी भी एम्बेडेड प्रोग्राम कर दे इंडस्ट्री के साथ कि उनका इंटर्नशिप हमारे कंपनी में ही जाए एंड इंटर्नशिप टू हायर जैसी कोई पॉलिसी करे जिसका पेमेंट हम लोग डायरेक्टली उनको बेनिफिट दे सके और उस जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट टैक्सेशन के रूप में हमको बाद मिले। बिल्कुल, तो यहाँ से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमलवारी होती है तो पूरे के पूरे MSME सेक्टर को फायदा होगा और इससे अपने आप बड़ी इंडस्ट्री है वो भी लाभान्वित हो जाएगी। केतन जोशी, साणंद। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आज अहम दिन है। ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी गई डेडलाइन आज खत्म होने वाली है। भारत में अगले महीने से होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। इससे पहले ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगों को खारिज करते हुए अंतिम फैसला लेने के लिए 21 जनवरी यानी आज तक का समय दिया है, ताकि यह साफ हो जाए कि बांग्लादेश भारत में अपने मैच खेलने के लिए तैयार है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ICC को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश का समर्थन किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अमृत आनंद। अमृत, बताइए T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या अपडेट है और ICC का फैसला कब तक मुमकिन है?
इसका इंतजार सारी मीडिया कर रही है और साथ ही साथ क्रिकेट फैंस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश का, उसके बाद पीसीबी का उनको सपोर्ट करना, आईसीसी को खत लिखना कि अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो पीसीबी भी एक्शन ले सकता है। तो ये पूरा साफ नजर आ रहा है कि जिसके हाथ में मौका है वो चौका मारना चाह रहा है। एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है मैदान के बाहर, क्योंकि मैदान के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, मैदान के बाहर बोर्ड के अध्यक्ष खेलते हैं, बोर्ड के लोग खेलते हैं। और आपको पता है कि बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, जो इनके हुक्मरान हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, वो उनका पॉलिटिकल संबंध है। तो सबको चाह रहा है कि अभी क्रिकेट के बहाने जितनी भी पब्लिसिटी और मीडिया का कैमरा अट्रैक्शन लूट लिया जाए उतना बेहतर रहेगा उनके लिए। लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले को नहीं बदलने जा रहे हैं। इसमें चाहे जो भी बांग्लादेश अपनी बातें कह रहा हो, जो भी बात पीसीबी कह रहा हो, आईसीसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आईसीसी ने साफ कह दिया है कि हमने शेड्यूल जारी कर दिया है, आपको शेड्यूल के अंतर्गत खेलना होगा, भारत जाना होगा, आपके मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। आईसीसी कोई भी T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जब आयोजन करता है, उससे 2-3 महीने पहले हर देश की, हर कंट्री की सुरक्षा जायजा ली जाती है और जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में खेलने के लिए सुरक्षित है। और उनके बोर्ड को ये बात बहुत पहले बता दी गई थी। लेकिन हमें पता है कि जो बांग्लादेश में जिस तरह से अभी प्रकरण चल रहा है, उसके बाद जो सरकारें एक्शन ली, भारत ने तमीम बाहर किया उनको, मुर्तजा को कोलकाता नाइट राइडर्स से, उसके बाद का ये एक्शन है। तो एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन हमें ये पता है कि होना क्या है। तो इंतजार हमें भी है, कुछ ही पल में ये फैसला आ जाएगा आईसीसी का कि बांग्लादेश अगर मान गया तो ओके है, नहीं माना तो उनको फिर टाटा बाय बाय करने के लिए आईसीसी तैयार बैठा हुआ है। जी अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। नोएडा के सेक्टर 150 में बने गड्ढे में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। ये एसआईटी 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और लापरवाही पर जवाबदेही तय करेगी। फिलहाल इंजीनियर की मौत के बाद प्रशासन, बिल्डर और पुलिस पर सवाल बने हुए हैं। नोएडा में युवराज मेहता की मौत पर सवाल अभी बाकी है। बिल्डर के खोदे 50 फीट गहरे गड्ढे पर पड़ताल अभी बाकी है। बाकी है उन पर जवाबदेही तय करना जो युवा इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने में नाकाम रहा। ये वही गड्ढा है जिसमें डूबकर 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। इस गड्ढे को बिल्डर अभय कुमार ने बेसमेंट के लिए खुदवाया था। सड़क किनारे बने इसी बेसमेंट के गड्ढे में युवराज की कार गिरी थी। उसे बचाने की लाख कोशिशों के बाद भी वो मौत के मुंह में समा गया। 4 दिन बाद उस गड्ढे से युवराज की कार को प्रशासन ने निकाल लिया है। जवाबदेही तय करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ये एसआईटी 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। फिलहाल बेसमेंट के लिए गड्ढा खुदवाने वाले बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को भी हटा दिया गया है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जबकि एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। 16 जनवरी की आधी रात युवराज मेहता की मौत हो गई थी। वो गुरुग्राम से नोएडा अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक तीव्र मोड़ आया, कोहरा घना था और उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। कार नोएडा के सेक्टर 150 में एक गहरे गड्ढे में गिर गई। ये वही गड्ढा था जिसे निर्माणाधीन बेसमेंट के लिए खोदा गया था। गड्ढा एकदम खुला था और उसमें पानी भरा हुआ था। हालांकि हादसे के बाद भी युवराज किसी तरह अपनी कार की छत पर पहुंचे, मदद के लिए चीख पुकार मचाई। उन्होंने हादसे के बाद अपने पिता को कॉल कर हादसे के बारे में भी बताया, जिसके बाद पिता ने पुलिस को कॉल करके मदद मांगी थी। पिता की कॉल के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन ये सरकारी अमला इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने में नाकाम रहा। युवराज की गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो गई। अब एसआईटी की टीम लापरवाही करने वालों पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।
प्रयागराज में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ। सेना का एक ट्रेनिंग विमान शहर के बीच केपी कॉलेज के पीछे बने तालाब में क्रैश हो गया। उड़ान के दौरान विमान अचानक डगमगाया और तेज आवाज के साथ तालाब में जा गिरा। विमान में सवार 3 लोग पैराशूट से कूद गए, लेकिन वो तालाब में फंस गए। आसपास मौजूद लोगों की मदद से तीनों को बचाया गया। अब आपको बता दें आज के आवाज अड्डा टॉपिक के बारे में। आज दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोलेंगे और पूरी दुनिया की नजर उन पर है। ऐसे में आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप तिरछी नजर, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।